जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है कि भारत में जो पिछले कुछ सालों से नफरत फैलाने का सियासी तमाशा चल रहा है उससे पूरी दुनिया अनजान है। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने के ट्रेडिशन का दुनिया के दूसरे मुल्क एहतराम करते रहे हैं, मगर इस बार पैगंबर मोहम्मद के नाम पर इस्लामिक मुल्कों को इकट्ठा होने और बोलने का मौका मिल गया। वैसे ये कभी ना कभी तो होना ही था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से नफरत के बीज बोने की होड़ बीजेपी नेताओं में लगी है, उसे देखते हुए मोदी सरकार घुटनों के बल पर कैसे आ गई, ये समझने वाला सबसे अहम पहलू है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम मुल्कों की तरफ से इंडियन प्रोडक्ट्स के बायकॉट से परेशान हो गई है ये मोदी सरकार। तो दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि गल्फ कंट्रीज में इंडियन सिटीजन्स की नौकरी और सिक्योरिटी का डर बीजेपी सरकार को सताने लगा है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खाड़ी के देशों से डॉलर में हासिल हो रही कमाई बंद होने का खतरा मंडराने के चलते फिक्रमंद हो गई है ये मोदी सरकार। तो वहीं कारोबारी दुनिया के जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों में भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट के हैवी इन्वेस्टमेंट का दबाव सरकार पर हावी हो गया है। कुछ जानकारों ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर नाराजगी के चलते मुस्लिम मुल्क भारत को कच्चे तेल की सप्लाई बंद करने का फैसला कर लेंगे तो क्या होगा। खैर दोस्तों, हकीकत यह है कि इनमें से हर एक वजह उस फैसले की वजह है जो मोदी सरकार ने अपनी पार्टी के 2 स्पोक्सपर्सन के खिलाफ लिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भारत के खिलाफ एकजुट हो रहे मुल्कों की गोलबंदी को रोकना भारत की अनअवॉइडेबल जरूरत बन चुकी है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आनन फानन में दोस्त मुल्कों की फिक्र को समझते हुए यह फैसला ले लिया। इंटरनेशनल मामलों के जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार का यह फैसला जलती हुई आग में पानी डालने वाला फैसला माना जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी साबित हुई है कि मोदी सरकार की न सिर्फ फॉरेन पॉलिसी बल्कि डोमेस्टिक पॉलिसी भी पूरी तरह फेल हो चुकी है। दरअसल जब अपने मुल्क के मुसलमान इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे थे तो बीजेपी ने अनसुना कर दिया था। 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, जब हम बोलते रहे तब तो टस से मस भी नहीं हुए। हरकत में तब आए जब कतर, बहरीन, सऊदी और यूएई में कुछ होता है। तब प्रधानमंत्री को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, मैं तो उन्हें चाय भी नहीं पिला सकता। आपको मालूम है कि 40% तेल और 50% गैस इन्हीं मुल्कों से आती है। 80 लाख लोग खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं। 55% रेमिटेंस वहीं से आता है। देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती है। देश के प्रधानमंत्री 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे। मोदी को समझ में आया कि सऊदी, तुर्की, बहरीन और कतर में क्या होगा, तब उनकी नींद खुली। मैं बार बार कह रहा था कि आप सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप हरकत में सऊदी, कतर और बहरीन के बोलने के बाद आए। भारत की कितनी बदनामी हुई। हम मुसलमान अपना सियासी हक हासिल करेंगे। ये तमाम बातें ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली को एड्रेस करते हुए कही हैं, आप भी सुने। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में
अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करो तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या हो? खैर, मोदी सरकार के मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि खाड़ी देशों में रहने वाले सभी इंडियंस महफूज हैं और उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को भले ही बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन जिस तरह से इस्लामिक मुल्कों और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्कों की तरफ से तीखे रिएक्शन आए हैं, उस पर बहस अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार की साख न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि भारत के अंदर भी दांव पर है। दुनिया यह मानने को तैयार नहीं है कि सत्ताधारी दल की नेशनल स्पोक्सपर्सन और किसी प्रदेश का मीडिया प्रभारी फ्रिंज एलिमेंट हो सकता है। उन्हें यह दिखावे की कार्रवाई महसूस हो रही है, इसलिए कई इस्लामिक मुल्कों ने भारत से माफी की मांग इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी करी है कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वाले भारत सरकार के ओहदेदार नहीं हैं। भारत के अंदर भी किसी को यकीन नहीं है कि जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहा गया है, उन्हें बीजेपी में आने वाले दिनों में अहम जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। सियासी जानकारों का दावा है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जल्द ही किसी न किसी विधानसभा या संसद में पहुंचे नजर आएंगे। इन दावों का बेस है पास्ट में गुजरी कई घटनाएं, जिनमें साध्वी प्रज्ञा की घटना भी शामिल है, जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो जिंदगी में शायद ही कभी उन्हें माफ कर पाएंगे। मौका था जब साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे की तारीफ करते करते महात्मा गांधी की बेअदबी करी थी। खैर, बीजेपी पर यकीन नहीं होने की वजह यह भी माना जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पार्टी की पॉलिसी बन चुकी है। राज्यसभा और लोकसभा में आज बीजेपी का कोई मुस्लिम सांसद नहीं रह गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी कब्रिस्तान और शमशान का नारा दिया था, तो कभी पहनावे से दंगाइयों को पहचानने की बात कही थी। योगी आदित्यनाथ तो अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाकर गर्मी में शिमला बना देंगे और 80-20 का नारा देते आए हैं। ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली जैसे नारे बीजेपी नेताओं ने खुलकर लगाए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह का बयान भी काफी चर्चित रहा था कि वोट दिल्ली में दोगे, करण शाहीन बाग में लगेगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में दिया गया बयान कौन भूल सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो वो खुद धरना देने वालों को हटाएंगे। उस बयान के बाद दंगे भड़के थे। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने भंवर लाल को यह कहते हुए पीट पीट कर मार डाला कि तुम मोहम्मद हो। सिर्फ बीजेपी के नेताओं के ही नहीं,
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कानून का डंडा भी सिर्फ एक खास कम्युनिटी पर ही बरसा है। एक पैटर्न डेवलप हो गया है, दंगे को होने देना और फिर दंगे की जांच करना। शुरुआती जांच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों का पकड़ा जाना, ताकि मैसेज दिया जा सके कि दंगे की असली वजह यही लोग हैं। बाद में कुछ एक दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर भी कार्रवाई करके खाना पूरी कर देना। यह पैटर्न लगातार दोहराया जा रहा है, खासकर उन स्टेट्स में जहां बीजेपी की सरकार है। बुलडोजर को ताकत की निशानी बना दिया गया है। जो जुबान खोलेगा उसके घर ढा दिए जाएंगे। दंगाइयों पर बुलडोजर चलाने का जोश मध्य प्रदेश के खरगोन में देखने को मिला, जब एक अपंग जिसके दोनों हाथ नहीं थे उस पर भी पत्थर चलाने का इल्जाम लगाते हुए उसकी गुमटी ढा दी गई। सिर्फ मुसलमान होना ही तो उसका गुनाह था। वैसे नफरती सियासी तमाशे के चलते खतरा अभी भी बना हुआ है। ताज़ा खबर यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का ऑर्डर देने वाले जज को रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। अलकायदा ने भी धमकी दी है कि दिल्ली से गुजरात तक आत्मघाती हमले करे जाएंगे। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। पर हकीकत यह है दोस्तों, खतरा सिर्फ ये धमकियां नहीं है, खतरा है इनमें से एक भी धमकी अगर सच हो गई तो इसका जो रिएक्शन होगा, उसकी आग की लपट कितनी दूर जाएगी, इसका हिसाब कोई भी नहीं लगा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।